हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी रंजिशे इश्क भाग 36 है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आ रही होगी। चलिए हम इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। दरवाजे के बाहर अगस्त खड़ा था। उसकी आंखों में देखकर नैना समझ चुकी थी कि उसने अंदर की सारी बहस सुन ली है। नैना ने बस इतना ही कहा, अगस्त, मैं गाड़ी में इंतजार कर रही हूँ, मुझे मेंशन जाना है। उसके जाते ही अगस्त अंदर आया। मृत्युंजय ने तुरंत अपनी नजरें फेर ली। अगस्त के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई और उसने कहा, यह तुमने सही नहीं किया एमजे। तुम्हें उनका दिल इतनी बेरहमी से नहीं तोड़ना चाहिए था। मृत्युंजय ने भी सख्ती से कहा, तुम जानते हो सच क्या है, और मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी बात रिपीट करने की ज़रूरत है। जब दिल टूटना ही है तो आज टूटे या कल, क्या फ़र्क पड़ता है। विक्टर से किए वादे के हिसाब से मुझे मोना से शादी करनी है, और तुम जानते हो मैं अपना वादा नहीं तोड़ता। अगस्त खामोश था। वहीं मृत्युंजय की आंखें अगस्त पर टिकी और उसने गहरी आवाज में कहा, लेकिन सवाल यह है कि नैना रघुवंशी को मुझसे मोहब्बत हो कैसे गई। मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं कि उसे मुझसे मोहब्बत हो। अगस्त की खामोशी मृत्युंजय को चुभ रही थी। उसकी नज़रें और भी गहरी हो गई। उसने कहा, अगर मुझे पता चला अगस्त कि तुमने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से नैना को मुझसे प्यार हुआ है, तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अगस्त के चेहरे पर कड़वी मुस्कान आई। वह एंटी ड्रग टेबल पर रखते हुए बोला, ये लाया था तेरे लिए, लेकिन शायद अब यह एंटी ड्रग तेरे काम का नहीं है, क्योंकि जो जहर तेरे अंदर है वह किसी दवा से नहीं निकलने वाला। मृत्युंजय की आंखें सिकुड़ गई। अगस्त ने सीधे उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तू मुझे माफ़ करे या ना करे मुझे परवाह नहीं है एमजे, पर आज जो तुमने किया उसके लिए मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुझे विक्टर का वादा निभाना है तू बेशक निभा, पर इस बार मैं तेरा साथ नहीं दूंगा। मृत्युंजय का चेहरा सख्त हो गया। उसके अंदर कहीं कुछ टूट सा गया। अगस्त जो उसकी परछाई था आज उससे मुंह मोड़ रहा था। उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। वहीं अगस्त एक पल उसे देखा और बाहर निकल गया। गाड़ी के अंदर का सन्नाटा बाहर की शोर भरी दुनिया से कहीं ज़्यादा भारी था। अगस्त ने जैसे ही ड्राइविंग सीट संभाली, उसकी नज़र साइड मिरर में नैना के उदास लेकिन स्थिर चेहरे पर पड़ी। नैना की आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक ऐसी गहराई थी जिसे समझना अगस्त के लिए भी मुश्किल था। उसने गहरी सांस ली और बिना कुछ बोले ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक कार में खामोशी छाई रही। नैना समझ गई थी कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने हल्की आवाज़ में कहा, तुम्हें मेरी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं अगस्त, मैं ठीक हूँ। कल रात के बाद मुझे मिस्टर रनावत से इसी बर्ताव की उम्मीद थी। उनकी कड़वी बातें मुझे अब चोट नहीं पहुँचाती। एक पल वह रुकी, फिर धीरे से बोली, लेकिन एक बात बुरी लगी। अगस्त की पकड़ स्टीयरिंग पर कस गई। उसने पूछा, क्या? नैना ने उसकी तरफ देखा। तुम उनका साथ कैसे छोड़ सकते हो? अगस्त हल्का सा मुस्कुराया और कहा, यानी आपको भी बुरी आदत है बातें सुनने की? नैना ने तुरंत सिर हिलाया, नहीं, मैंने तुम दोनों की कोई बात नहीं सुनी, लेकिन तुम दोनों के साथ रहकर इतना तो समझ गई हूँ कि तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे हो, एक दूसरे के कार्बन कॉपी। अगस्त की आंखों में एक पल के लिए चमक आई। नैना ने कहा, इसलिए मुझे लगा कि तुमने यही फैसला लिया होगा। अगस्त ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता भाभी। उसकी आवाज़ में दर्द था, लेकिन उसे आपके दिल को ऐसे नहीं दुखाना चाहिए था। माना कि वो पत्थर है, पर इतनी बुरी तरह कैसे बिहेव कर सकता है वो आपके साथ। नैना ने गहरी सांस ली, जैसे खुद को मजबूत बना रही हो। 2 महीनों से यही चल रहा है अगस्त, अब तो मुझे इसकी आदत हो गई है, क्या तुम नहीं जानते? और जब पहले से पता था कि यही होने वाला है तो मुझे बुरा किस बात का लगेगा। उसकी आंखों में हल्की नमी आ गई, लेकिन उसने छुपा ली। वे चाहे कुछ भी कहें, मैं जानती हूँ, तुम जानते हो सच क्या है। वो विक्टर से किया वादा कभी नहीं तोड़ेंगे। बस इतना सुनते ही अगस्त की मुट्ठी स्टीयरिंग पर कस गई और वह कुछ सोचने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। नैना ने चौंक कर उसकी तरफ देखा, क्या मतलब? अगस्त की नज़रें अब सड़क पर थी, लेकिन उसके होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान थी। मानता हूँ एमजे अपना वादा नहीं तोड़ेगा,
लेकिन हर वादा तोड़ने के अलावा भी रास्ते होते हैं। नैना की नज़रें उस पर टिक गई। अब उसके मन में सवाल थे। अगस्त ने बिना कुछ कहे कार आगे बढ़ा दी। वहीं रघुवंशी ऑफिस का वो आलीशान केबिन इस वक्त किसी कसाई खाने की तरह खामोश और खौफनाक था। मेज पर रखे महंगे लैपटॉप के स्क्रीन पर अभी भी पार्टी की कुछ धुंधली फुटेज चल रही थी, लेकिन वहां तबाही कहीं नजर नहीं आ रही थी जिसका पृथ्वी रघुवंशी ने बेसब्री से इंतजार किया था। वो दहाड़ते हुए बोले, कहाँ है वो लाइव वीडियो? क्यों नहीं मचा रनावत के नाम का तमाशा? क्यों नहीं गिरी वो अपनी साख से फर्श पर? पृथ्वी जी की आंखें खून की तरह लाल हो गई थी। गुस्से के उस पागलपन में खन्ना की गर्दन दबोच ली। खन्ना का चेहरा नीला पड़ने लगा था और वह बेबसी में हाथ पांव मार रहा था। खन्ना दबे गले हाँफते हुए कहा, मम्मा मालिक, मुझे छोड़ दीजिए। आह मालिक, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे नहीं मालूम वहाँ अंदर क्या हुआ है। पृथ्वी जी की पकड़ और भी मजबूत हो गई। एक बार फिर उनका प्लान फेल हो गया था। उन्हें उम्मीद थी कि आज सुबह का सूरज मृत्युंजय रनावत की बर्बादी की खबर लेकर आएगा, लेकिन यहाँ तो सन्नाटा छाया था। खन्ना गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, वो मैनेजर भी नहीं मिल रहा है। मैंने उस लड़की को भी फ़ोन किया पर उसका नंबर बंद आ रहा है। जरूर कुछ गलत हुआ है। अचानक पृथ्वी जी की मोबाइल की रिंग बजी। पृथ्वी जी ने एक झटके में खन्ना को दूर फेंका। खन्ना फर्श पर गिरकर बुरी तरह खांसने लगा। वह अपनी जान बचाकर खांसते हुए कमरे से बाहर भागा। वहीं पृथ्वी जी ने रिमोट का बटन दबाया और भारी लकड़ी का दरवाजा क्लिक की आवाज़ के साथ लॉक हो गया। मेज पर रखा मोबाइल लगातार थरथरा रहा था। जैसे ही पृथ्वी जी की नज़र स्क्रीन पर चमक रहे उस अनजान नंबर पर पड़ी, उनके चेहरे की सिकन गायब हो गई और आंखों में एक शैतानी चमक लौट आई। उन्होंने गहरी सांस ली और फोन कान से सटा लिया। उनकी आवाज़ जो अब तक खन्ना पर चिल्ला रही थी, अचानक ठंडी और सख्त हो गई। पृथ्वी जी फुसफुसाते हुए बोले, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। जब तक मैं जिंदा हूँ उस मृत्युंजय रनावत को मैं जीतने नहीं दूंगा। तुम बेफिक्र रहो, मैं यहाँ हूँ, सब संभाल लूँगा। दूसरी तरफ से क्या कहा गया यह तो सिर्फ पृथ्वी जी ही जानते थे। उन्होंने फ़ोन मेज पर पटका और अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुक गए। उनका दिमाग एक तेज रफ्तार मशीन की तरह चल रहा था। उन्हें समझ आ गया था कि मृत्युंजय न सिर्फ खुद को बचाया है बल्कि उसकी बिछाई हुई बिसात को पलट दिया है। वह दांत पीसते हुए बोले, वह अगस्त, वह छोटा सा प्यादा मेरी हर चाल के बीच में दीवार बनकर खड़ा हो जाता है। और तू मृत्युंजय, तू इतना पाक साफ कैसे निकल गया? उस ड्रग्स का नशा तो पत्थरों को भी पिघला देता है। फिर तूने खुद को कैसे संभाला? पर जो भी है, मैं तुझे जीतने कभी नहीं दूंगा। वहीं मृत्युंजय का फार्म हाउस। इस वक्त वहां गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। एक तरफ विक्टर बैठा था, हाथ में गिलास, धीरे धीरे ड्रिंक घुमाते हुए। दूसरी तरफ मृत्युंजय और अगस्त बैठे थे। मृत्युंजय सख्त और ठंडी आवाज में कहा, विक्टर, जानता हूं कि कल पार्टी के बाद आपके मन में सवालों का सैलाब होगा और आप ये भी जानना चाहते हैं। तभी अचानक विक्टर के बगल में बैठी मोना की आंखों में बेचैनी साफ दिख रही थी। वह खुद को रोक नहीं पाई और बोली, एमजे, डैड बस यही जानना चाहते हैं कि तुमने उस नैना रघुवंशी से शादी क्यों की? वादा तो मुझसे हुआ था, फिर वो तुम्हारी जिंदगी में क्यों आई? तभी विक्टर की भारी आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी, मोना शांत हो जाओ। और फिर उनकी नज़र मृत्युंजय पर टिक गई और वह बोले, एमजे, तुम जानते हो कि मैं तुम पर कितना भरोसा करता हूँ और उसी भरोसे पर मैंने तुमसे वादा लिया था कि तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। वह थोड़ा आगे झुके, लेकिन कल तुम्हारी पत्नी नैना को देखने के बाद मुझे तुम्हारी सफाई की ज़रूरत नहीं लगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम बिना किसी बड़े मकसद के कोई कदम नहीं उठाते। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने ऐसा क्यों किया। मेरा विश्वास तुम पर अटूट है। मृत्युंजय ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन मुझे फ़र्क पड़ता है विक्टर, आपको सच जानना ही चाहिए। मैंने नैना रघुवंशी से शादी सिर्फ इसलिए की ताकि मैं उसकी माँ त्रिशा रघुवंशी को घुटनों पर ला सकूं। मैं उसे उसकी बेटी के जरिए मजबूर करना चाहता हूँ। मेरा मकसद सिर्फ एक है, रघुवंशियों की बर्बादी। और उसके लिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे रास्ते में कौन आता है और मुझे किस हद तक जाना पड़ेगा। मृत्युंजय ने एक गहरी सांस ली और मोना की तरफ देखा।
जिसकी आंखों में अब चमक लौट आई थी। उसने कहा, यह शादी महज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 महीने बीत चुके हैं, 10 महीने, और उसके बाद मैं अपने वादे के मुताबिक मोना से शादी कर लूँगा। मोना यह सुनकर फूली नहीं समा रही थी। उसे रघुवंशियों की दुश्मनी से कोई लेना देना नहीं था, उसे बस मृत्युंजय चाहिए था। लेकिन विक्टर का तजुर्बा उसे कुछ और ही संकेत दे रहा था। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आई और उसने कहा, सोच समझकर बोलना एमजे, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम उस लड़की को इतनी आसानी से अपनी जिंदगी से निकाल दोगे? मृत्युंजय धीरे से उठा और खिड़की के पास जाकर बाहर की तरफ देखने लगा। बिना पलक झपकाए कहा, जिसके लिए मुझे सोचना पड़े मैं वो फैसला ही नहीं लेता। विक्टर के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। उसने एक नज़र मोना पर डाली और कहा, मोना, अब तुम बाहर जाओ, मुझे एमजे से कुछ ज़रूरी बात करनी है। मोना ना चाहते हुए भी अपनी जीत की खुशी समेटे वहाँ से चली गई। अब हॉल में सिर्फ मौत जैसा सन्नाटा था। विक्टर भी सोफे से उठा और मृत्युंजय के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज़ अब और भी भारी हो गई। वह बोला, 20 साल का केस, 20 साल का इंतजार और महज 10 महीने? तो क्या तुम्हें वाकई लगता है एमजे कि अगले 10 महीने में तुम वो सब कर पाओगे जिसके लिए तुमने 20 साल इंतजार किया है? हम सब जानते हैं इंडियन जुडिशरी को, केस खुलता है लेकिन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता। मृत्युंजय ने एक गहरी और तपती हुई सांस ली। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी को भी भस्म कर दे। वह सख्त और अटूट आवाज में कहा, यह केस 10 महीनों के अंदर ही खत्म होगा विक्टर, और इन 10 महीनों के अंदर ही मैं रघुवंशियों की सल्तनत को राख कर दूंगा। पृथ्वी रघुवंशी अपने घुटनों पर होगा। अपनी इज्जत की भीख मांगते हुए विक्टर की भौवें तन गई। उसने हैरानी से पूछा, वो कैसे? पृथ्वी रघुवंशी इतना कमजोर खिलाड़ी नहीं कि इतनी जल्दी हार मान ले। मृत्युंजय की आंखें इस वक्त गहरी लाल हो गई। उसका जबड़ा भींच गया और मुठिया इतनी कसी की पोर सफेद पड़ गए। वह दहाड़ते हुए कहा, क्योंकि मैं उसे ढूंढ निकालूंगा जिसे पृथ्वी रघुवंशी ने 20 सालों से पूरी दुनिया से छिपाकर रखा है विक्टर। वो इंसान जिसके खून के इल्जाम में रणविजय रघुवंशी ने मुझे अपराधी मानकर अरेस्ट किया था। हॉल की दीवारें तक जैसे कांप उठी जब मृत्युंजय ने वह नाम लिया। मैं ढूंढ लाऊंगा अर्जुन रघुवंशी को। जैसे यह नाम गूंजा, मृत्युंजय की आंखों के सामने 20 साल पुराना वो मंजर फिल्म की तरह चलने लगा। उसकी बहन का वो दिल चिर देने वाली चीखें, उसकी बेबसी और वह तड़प। मृत्युंजय का खून खौल उठा। उसने पूरी ताकत से दीवार पर मुक्का मारा। प्रहार इतना जबरदस्त था कि पूरे हॉल में एक कंपन सा महसूस हुआ। उसके पोरों से हल्की खून रिसने लगा, पर मृत्युंजय को उस दर्द का एहसास तक नहीं था। उसके कानों में तो बस अपनी बहन की आखिरी पुकार गूंज रही थी। वही हाल विक्टर और अगस्त का भी था। नाम सुनते ही विक्टर के हाथ से सिगार छूटते छूटते बचा और अगस्त, वह तो अब तक शांत खड़ा था, बुरी तरह चौंक गया। पूरे हॉल में ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे वक्त रुक गया हो। अगस्त को अपनी कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। वह हैरानी से पूछा, क्या अर्जुन रघुवंशी? एमजे, तुम होश में तो हो? दुनिया जानती है कि वो मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार हुआ था, फिर तुम उसे कैसे ढूंढोगे? मृत्युंजय एक खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, दुनिया वही जानती है जो पृथ्वी रघुवंशी ने उसे दिखाया, पर जिस लाश का चेहरा किसी ने नहीं देखा, वो लाश कभी मरता नहीं अगस्त है। मैं भी नहीं जानता था कि वो दरिंदा जिंदा है। याद है जब मैंने कहा था कि भोपाल लौटने से पहले मुझे उन भेड़ियों को ढूंढना है जिन्होंने मेरी बहन की खुशियाँ उजाड़ी थी? जब मैं उन्हें चुन चुनकर ऐसी मौत दे रहा था कि उनकी रूहें भी रहम की भीख मांग रही थी, तब उनमें से एक ने अपनी आखिरी सांस गिनते हुए वो सच उगल दिया। विक्टर और अगस्त पत्थर की मूर्त बने मृत्युंजय को देख रहे थे। इस वक्त मृत्युंजय इंसान नहीं, साक्षात यमराज लग रहा था। मृत्युंजय ने कहा, उसने अपनी फटी आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा था कि अर्जुन रघुवंशी मरा नहीं है। पृथ्वी रघुवंशी ने उसे दुनिया की नज़रों से छिपाकर कहीं जिंदा रखा है। पहले मुझे भी लगा था कि वह अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोल रहा है, पर मरते हुए इंसान की आंखों में वो खौफ और वो सच मैं पहचान गया।
उन दरिंदों को ऐसी मौत दी विक्टर, ऐसी मौत दी कि नरक भी उन्हें जगह देने से कतराएगा। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त जो दहशत थी, उसे देखकर विक्टर जैसा सख्त इंसान भी सिहर उठा। उसे उन दरिंदों की मौत का मंजर मृत्युंजय की आंखों में साफ दिख रहा था। मृत्युंजय ने अपने खून से सने हाथ को देखा और एक ठंडी मुस्कान उसके होठों पर आई। उसने कहा, लेकिन उन दरिंदों से भी भयानक मौत में अर्जुन रघुवंशी को दूंगा। पृथ्वी रघुवंशी ने उसे कहाँ छुपाया है मुझे नहीं मालूम। उसका चेहरा बदल दिया, उसकी पहचान मिटा दी या उसे कोई नया नाम दे दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं उसे ढूंढ ही निकालूंगा। वो पृथ्वी रघुवंशी की सबसे बड़ी ढाल और सबसे बड़ी कमजोरी है। जिस दिन मैंने उसे दुनिया के सामने खड़ा कर दिया, उस दिन पृथ्वी रघुवंशी का साम्राज्य और रणविजय रघुवंशी का कानून दोनों मिट्टी में मिल जाएंगे। मैंने अपने आदमियों को हर कोने में फैला दिया है। पृथ्वी रघुवंशी की परछाई जहाँ भी जाएगी, मेरे आदमी उसका पीछा करेंगे। बहुत जल्द वह अर्जुन रघुवंशी मेरे सामने होगा और रघुवंशियों की बर्बादी का दस्तावेज मेरे हाथों में। विक्टर ने धीरे से मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखा और अपनी गंभीर आवाज में कहा, एमजे, अगर अर्जुन रघुवंशी जिंदा है तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारे डैड को वह फार्मूला आज भी उसके पास होगा? यह सुनते ही मृत्युंजय का चेहरा पत्थर की तरह सख्त और आंखें अंगारों जैसी लाल हो गई। उसके जबड़े भींच गए और उसने अपनी मुट्ठी बहुत जोर से कसी। नहीं, कैसे भूल सकता हूँ विक्टर, वो फार्मूला जिसे अर्जुन रघुवंशी और पृथ्वी रघुवंशी ने चंद पैसों के खातिर दुश्मनों को बेच दिया था और सारा इल्जाम, सारा कीचड़ मेरे बेगुनाह डैड पर उछाल दिया। उन दोनों ने दुनिया के सामने यह साबित कर दिया कि मेरे डैड एक देशद्रोही हैं। उन बाप बेटों ने इतनी सफाई से खेल खेला कि मेरे डैड को फंसाने के लिए नकली दस्तावेज भी तैयार करवा लिए। सब कुछ पहले से तय था। यह सारा सच मुझे अर्जुन रघुवंशी के उन दरिंदे दोस्तों से ही पता चला। मुझे पता चला कि उस लैब में आग महज एक इत्तेफाक नहीं था। अर्जुन रघुवंशी ने ही उस लैब में आग लगवाई थी ताकि सारे सबूत मिटा सके। उसने ही असली दस्तावेजों को नकली फाइलों से बदला और मेरे डैड के सालों की मेहनत, उस असली मैजिक फार्मूले को चुरा लिया। मृत्युंजय रुका, उसकी सांसें तेज हो गई। उसने विक्टर और अगस्त की ओर देखा जो पत्थर की मूरत बने उसे सुन रहे थे। मृत्युंजय ने कहा, और एक ऐसा सच जिसे आज तक दुनिया सच मानते आ रही है, वह एक सफ़ेद झूठ है। मेरे डैड को कोई हार्ट अटैक नहीं आया था। मेरे डैड को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि अर्जुन रघुवंशी ही था। यह सुनते ही अगस्त और विक्टर की आंखें फटी की फटी रह गई। हॉल में सन्नाटा पसर गया। सिर्फ मृत्युंजय की भारी सांसों की आवाज़ आ रही थी। अगस्त हैरानी से पूछा, क्या तुम्हारे डैड को अर्जुन रघुवंशी ने मारा था? पर कैसे? मृत्युंजय करवाहट के साथ कहा, बहुत सफाई से। उसने जेल के अंदर मेरे डैड को मरवाया था ताकि दुनिया को लगे कि सदमे से उन्हें हार्ट अटैक आया है। उस समय पृथ्वी रघुवंशी ने अपनी बेहिसाब दौलत और पावर से सबको खरीद लिया था। पुलिस, डॉक्टर, जेल अथॉरिटीज़, सब कुछ उसके हाथों में था। उसके लिए एक बेगुनाह को गुनहगार साबित करना और एक कत्ल को नेचुरल दिखाना कोई मुश्किल काम नहीं था। मृत्युंजय कुछ पल तक खामोश खड़ा रहा, जैसे अपने अंदर के तूफान को रोक रहा हो। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने सब कुछ खो दिया था विक्टर। उसकी आवाज़ भारी थी, लेकिन अगर कुछ बचा था तो वह था मेरे डैड की विरासत, उनका वो मैजिक फार्मूला। जब मैं वापस भोपाल लौटा तब मेरा मकसद सिर्फ बदला नहीं था, उस फार्मूले को ढूंढना भी था। मृत्युंजय की आवाज़ में थकान और हैरत दोनों थी। उसने खिड़की की तरफ देखते हुए कहा, इसलिए मैंने अपनी पूरी टीम लगा दी थी। दुनिया की बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल और मेडिकल कंपनियों के डाटाबेस को खंगाल डाला। मुझे लगा कि पृथ्वी रघुवंशी ने मेरे डैड को वो मैजिक फार्मूला किसी न किसी को तो बेचा होगा, लेकिन हफ्तों और महीनों की रिसर्च के बाद नतीजा जीरो निकला। किसी भी लीगल मेडिकल कंपनी के पास उस फार्मूले का कोई दस्तावेज नहीं था। मृत्युंजय मुड़ा और विक्टर की आंखों में झांका। मुझे समझ नहीं आ रहा था विक्टर की आखिर सरकार की नज़रों में धूल झोंककर उन्होंने वो फार्मूला कहाँ और किसे बेचा। कुछ पल का सन्नाटा छाया रहा। फिर मृत्युंजय ने कहा, वो फार्मूला सिर्फ एक वरदान नहीं है विक्टर,
विक्टर ने पूछा। मतलब? मृत्युंजय ने याद करते हुए कहा, मुझे डैड का वो आखिरी लेटर मिला था जो उन्होंने जेल से किसी तरह बाहर भिजवाया था। उस लेटर ने मेरे होश उड़ा दिए थे। डैड ने लिखा था कि उस फार्मूले में एक बहुत बड़ा डीमेरिट है। अगर उस फार्मूले के स्ट्रक्चर में जरा सा भी बदलाव किया जाए तो वह दवा नहीं बल्कि एक जानलेवा वायरस के रूप ले लेगा। एक ऐसा वायरस जो पलक झपकते ही हजारों लोगों की जान ले सकता है। मृत्युंजय के आखिरी शब्द अभी हवा में ही थे, इसलिए मुझे वो फार्मूला हर हाल में ढूंढना है। तभी विक्टर की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे कोई पुराना खतरनाक सच उसके दिमाग में क्लिक किया हो। वह गंभीर होकर बोला, इसका मतलब वो फार्मूला किसी लीगल कंपनी के पास इसलिए नहीं है क्योंकि शायद उसे माफिया वर्ल्ड में बेच दिया गया है। यह शब्द सुनते ही अगस्त और मृत्युंजय के शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। कमरे का तापमान जैसे अचानक गिर गया हो। मृत्युंजय ने पूछा, मैं कुछ समझा नहीं विक्टर, आप कहना क्या चाहते हैं? माफिया वर्ल्ड को? विक्टर ने सिगार का एक लंबा कस लिया और धुएं के बीच से उसकी भारी आवाज़ गूंजी, तुमने सही सुना एमजे। अगर वो फार्मूला दुनिया की किसी भी लीगल लैब या मेडिकल कंपनी के पास नहीं है तो इसका एक ही मतलब है, पृथ्वी रघुवंशी या उस अर्जुन ने उस मैजिक फार्मूला को किसी ऐसे ब्लैक मार्केट कंपनी को बेचा है जहां से उन्हें मुंह मांगी कीमत मिल सकती थी। माफिया वर्ल्ड की अपनी एक अलग मेडिकल रिसर्च विंग होती है। वे लोग दवाइयाँ नहीं बल्कि तबाही के नुस्खे ढूंढते हैं। अगर तुम्हारे डैडी के उस फार्मूले में वायरस वाला डिमेरिट था तो माफिया के लिए वह सोने की खान है। वह उसे किसी भी देश के खिलाफ किसी भी सत्ता को गिराने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगस्त ने गहरी सांस ली और विक्टर की आंखों में देखते हुए कहा, विक्टर, अगर यह सब माफिया वर्ल्ड से जुड़ा है तो एमजे और मैं शायद वहाँ अजनबी हो, पर आप तो उस दुनिया का हिस्सा रहे हैं। आप तो पता लगा ही सकते हैं कि वो फार्मूला वहाँ है या नहीं। विक्टर ने करवाहट भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, अगस्त, मैं उस समंदर की एक छोटी सी मछली हूँ। जिस फार्मूले की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत इतनी ज़्यादा है कि कोई मामूली गैंगस्टर उसे छूने की हिम्मत भी नहीं कर सकता है। माफिया वर्ल्ड के किंग की नज़रों से छुपकर इतना बड़ा सौदा करना नामुमकिन है। किंग? यह नाम सुनते ही मृत्युंजय की नसें तन गई। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी खनक थी। यह किंग कौन है विक्टर, और इसका इस फार्मूले से क्या लेना देना? विक्टर की आंखों में खौफ और सम्मान का मिला जुला भाव था। वह बोले, किंग, माफिया वर्ल्ड का वो बेताज बादशाह जिसके एक इशारे पर पूरी दुनिया का अंडरवर्ल्ड नाचता है। उसके अपने नियम हैं, अपने कायदे हैं। आज तक किसी ने उसका असली चेहरा नहीं देखा। वह हमेशा एक खौफनाक ड्रैगन मास्क के पीछे छिपा रहता है। वह सिर्फ मीटिंग्स में आता है और जो उसके खिलाफ गया उसका नामो निशान मिट जाता है। विक्टर ने मृत्युंजय के कंधे पर हाथ रखा और कहा, एमजे, सिर्फ किंग ही जानता होगा कि तुम्हारे डैड का फार्मूला इस वक्त किस तिजोरी में बंद है। मृत्युंजय दृढ़ता से कहा, तो मुझे किंग से मिलना है विक्टर। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या चाहता है, पर वह फार्मूला मेरे डैड का विरासत है। उसे वापस पाने के लिए अगर मुझे उस किंग से भी टकराना पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। विक्टर के चेहरे पर एक सराहनीय मुस्कान आई। उसने कहा, किंग तक पहुंचना आसान नहीं है एमजे। वह तय करता है कि उसे किससे मिलना है, पर तुम्हारी जीत देखकर मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा कि तुम्हारी मुलाकात उससे हो सके। तब तक तुम अर्जुन रघुवंशी का सुराग ढूंढो। मैं भी अपनी इंटरनेशनल टीम को एक्टिव करता हूँ। उसे दुनिया के किसी भी कोने से खींच लाएंगे। विक्टर ने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसने अपने कोट की आस्तीन ठीक की और मृत्युंजय की आंखों में आंखें डालकर बोला, एमजे, अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। तुम अपने काम पर ध्यान दो और सुनो, मेरे उस शादी के वादे को अभी ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा मकसद पूरा होना चाहिए। अब यह बात सिर्फ रघुवंशियों की बर्बादी की नहीं रह गई है, यह तुम्हारे डैड की उस मैजिक फार्मूले की है, और सबसे बढ़कर यह अर्जुन रघुवंशी को बेनकाब करने की है। विक्टर की आवाज़ में एक सख्ती आ गई। सिर्फ अर्जुन ही यह साबित कर सकता है कि 20 साल पहले तुम्हारे डैड बेगुनाह थे। पूरा ध्यान उसे ढूंढने में लगाओ। मुझे भी कोई लिंक मिलता है तो मैं तुम्हें फ़ौरन इन्फॉर्म करता हूँ। यह सुनते ही मृत्युंजय की मुठ्ठियाँ इस कदर कसी थी कि उसके जख्म से फिर से खून रिसने लगा।
पर उसके चेहरे पर एक खौफनाक सुकून था। वह बोला, अर्जुन रघुवंशी चाहे पाताल में छुपा हो या धरती के किसी अंधेरे कोने में, मैं उसे दुनिया के सामने घसीट कर लाऊंगा। लेकिन विक्टर, मेरे लिए सबसे ऊपर मेरे डैड का वो फार्मूला है, याद रखिएगा। उस फार्मूले को वापस पाने के लिए अगर मुझे इस जंग में अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मेरे सामने माफिया वर्ल्ड का किंग ही क्यों ना खड़ा हो। मृत्युंजय की आंखों में इस वक्त जुनून, जीत, गुस्सा और तरफ का एक ऐसा सैलाब था जिसे देख काल भी रास्ता बदल दे। उसका चेहरा किसी तपते हुए लोहे की तरह दमक रहा था। विक्टर खामोशी से मृत्युंजय को देख रहा था। वह जानता था कि मृत्युंजय कोई साधारण इंसान नहीं है। उसका जुनून ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और वही उसकी जीत की गारंटी भी। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आई। उसने मृत्युंजय के कंधे पर थपकी दी और बिना कुछ कहे फार्म हाउस से बाहर निकल गया। लेकिन मृत्युंजय और अगस्त के मन में बस किंग का नाम ही गूंज रहा था। इधर नैना अपने कमरे में बिस्तर पर पैर सिकोड़कर बैठी थी। उसके हाथों में लेटेस्ट ब्रांड का वो चमकता हुआ स्मार्टफोन था जिसकी रोशनी से ज़्यादा चमक नैना की आंखों में थी। अभी कुछ देर पहले विक्रम जी ने बड़े प्यार से उसे यह कीमती तोहफा दिया था। विक्रम जी मुस्कुराते बोले, बेटा, मेघा और गौरी बता रही थी कि तुम्हारे पास कोई फ़ोन नहीं है। आज के ज़माने में बिना फ़ोन के रहना मुश्किल है, इसलिए यह तुम्हारे लिए। नैना मुस्कुरा रही थी पर उसे पूरा यकीन था कि इस तोहफे के पीछे असली हाथ किसका है। वह जानती थी कि इस घर में मृत्युंजय की इजाज़त के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो इतना महंगा फ़ोन आना तो दूर की बात थी। वो धीरे से बुदबुदाई, ओह मेरे मिस्टर रनावत, आप कितने भोले हैं। आपको क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपने यह मोबाइल मुझे अपने हाथों से क्यों नहीं दिया। आपका एटीट्यूड, आपका ईगो और वो पत्थर दिल सब बीच में आ रहे होंगे। नैना ने जैसे ही फ़ोन ऑन किया उसकी स्क्रीन जगमगा उठी। उसकी उत्सुकता तब और बढ़ गई जब उसने कॉन्टैक्ट लिस्ट खोली, लेकिन लिस्ट देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। पूरी लिस्ट खाली थी सिवाय एक नंबर के। वहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, मिस्टर रनावत। उसे देखते ही नैना के चेहरे पर वही शरारती और गहरी मुस्कान आ गई जो अक्सर मृत्युंजय के शांत और गंभीर चेहरे पर सिकल ले आती थी। नैना मन ही मन बोली, मेरे अकरू, मुझे लेकर कितने पॉजेसिव है आप कि फ़ोन में सिर्फ अपना ही नंबर सेव किया है। मतलब आप चाहते हैं कि मैं दुनिया में किसी और से बात ही ना करूं, बस 24 घंटे आपकी ही आवाज़ सुनती रहूं। नैना ने उस नंबर को घूरा और फिर शरारत से फ़ोन को सीने से लगा लिया। मुझ पर अपना हक जताना कभी नहीं छोड़ते, लेकिन इस बात को सबके सामने एक्सेप्ट करने में इनका जी जलता है। मुंह पर तो बड़े रौब से कहते हैं, मुझसे दूर रहो, हमारा रिश्ता बस 10 महीने का है। और देखो, मोबाइल दिया भी तो सिर्फ अपना ही नंबर सेव किया। उसने गहरी सांस ली और बोली, लेकिन मुझे तो सबका नंबर सेव करना होगा। अभी अदिति, नायरा और अपने भाइयों का नंबर जोड़ना बाकी है। तभी अचानक नैना के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, अरे मुझे तो उन दोनों को सरप्राइज़ देना चाहिए कि मेरे पास अब लेटेस्ट मोबाइल आ चुका है और अब मुझे यह फ़ोन किसी से छिपाने की ज़रूरत भी नहीं है। एक काम करती हूँ, नए नंबर से कॉल करती हूँ। अननोन नंबर देखकर पहले उन्हें थोड़ा परेशान करूँगी। नैना ने सबसे पहले नायरा का नंबर मिलाया। रिंग जारी थी पर दूसरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। नैना ने 2-3 बार कोशिश की पर नतीजा वही। वह मुंह बनाते हुए बोली, धत तेरी की, ये नायरा भी ना कभी टाइम पर फ़ोन नहीं उठाती, पता नहीं किस दुनिया में खोई रहती है। रुक बेटा, तुझे तो मैं बाद में देखूंगी। नायरा से हार मानकर नैना ने तुरंत अदिति का नंबर डायल किया। इस बार उसके चेहरे पर एक अलग ही उत्साह था। उसे पता था कि अदिति उसकी आवाज़ पहचानते ही चिल्ला उठेगी। फ़ोन की रिंग जारी थी और नैना ने फ़ोन को अपने कान से सटा लिया। दिल की धड़कनें थोड़ी तेज थी। वह बस इंतज़ार कर रही थी कि कब अदिति फ़ोन उठाए और वह अपनी मिस्टीरियस आवाज़ में उसे डराना शुरू करे। दूसरी तरफ अदिति अभी अभी मार्केट से लौटी थी। उसके दोनों हाथों में भरी सब्जियों के थैले थे और वह बुरी तरह थक चुकी थी। जैसे वह घर के चौखट पर पहुंची, उसके मोबाइल की रिंग बजी। अदिति झुंझुलाकर बोली, धत, अब ये कौन है जिसे अभी ही मुझे फ़ोन करने की सूझी है? उसने अपनी भवें सिकोड़कर स्क्रीन पर देखा। अनजान नंबर। गुस्से और थकान में उसने जैसे तैसे फ़ोन रिसीव किया और कान से सटाते हुए घर के अंदर कदम रखा। लेकिन अंदर जाते ही उसके कदम वहीं जम गए और उसके हाथ से सब्जियों का थैला छूटने ही वाला था।
अदिति गुस्से से चीखते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? नैना, जो अभी हेलो बोलने ही वाली थी, अदिति का यह तीखा और गुस्से से भरा जवाब सुनकर सन रह गई। उसने झटके से फोन कान से हटाया और स्क्रीन को घूरते बुदबुदाई, ये अदिति मुझसे ऐसे क्यों बात कर रही है? मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। उसने फिर से फोन कान पर लगाया, पर दूसरी तरफ से अब अदिति की आवाज़ नहीं बल्कि भारी सन्नाटा और फिर बहस की आवाज़ें गूंजने लगी। अदिति के सामने हॉल के सोफे पर अगस्त बड़े आराम से बैठा था, मानो वो उसी का बेसब्री से इंतजार कर रहा हो। अगस्त को अपने घर में देखकर अदिति का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वह गुस्से में यह भी भूल गई कि फ़ोन अभी भी चालू है। उसने बिना देखे ही फ़ोन को कान से हटाया और साइड में टेबल पर पटक दिया, पर कॉल काटा नहीं। नैना अब दूसरी तरफ से सब कुछ लाइव सुन रही थी। अदिति अगस्त पर चिल्लाते हुए बोली, बाहर निकलो यहाँ से, अभी के अभी। यहाँ तुम्हें आने की हिम्मत कैसे हुई मिस्टर अगस्त? जैसे ही अगस्त नाम उस छोटे से हॉल में गूंजा, दूसरी तरफ अपने बेड पर बैठी नैना के कान खड़े हो गए। उसने झटके से अपना फ़ोन कान से और सटा लिया और हैरानी से मन ही मन बोली, अगस्त अदिति के घर में? क्या ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं? वहीं अदिति गहरी सांस लेकर बोली, देखो मेरी माँ घर पर नहीं है, वो आती ही होंगी। मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हें यहाँ देखे और तुम्हारी इन झूठी बातों और धोखेबाजी में फिर से पिघल जाए। मैं उनकी आंखों में कोई झूठी उम्मीद नहीं देना चाहती, क्योंकि सच यही है कि हमारे रिश्ते का अब कोई वजूद नहीं है। यह टूट चुका है और इसे मैंने तोड़ा है, इसलिए चले जाओ यहाँ से, वरना। सुनते ही अगस्त का सब्र जवाब दे गया। उसे भी अब गुस्सा आ गया था। वह सोफे से बिजली की फुर्ती से खड़ा हुआ और 2 लंबे डग भरकर अदिति के बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ। उसकी नज़दीकी ने अदिति की सांसें रोक दी। अगस्त उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, वरना क्या? मुझे थप्पड़ मारोगी, धक्के मारकर घर से निकालोगी, जो करना है करो, लेकिन जब तक तुम मेरी बात नहीं सुनोगी, मैं यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलूंगा। अदिति की आंखें अगस्त पर जमी थी, पर उनमें अब गुस्से से ज़्यादा गहरा दर्द था। उसने झटके से अपनी नज़रें फेर ली। अगस्त ने एक भारी और लंबी सांस ली, जैसे वो अपने अंदर के सारे जज्बातों को लफ्ज़ों में पिरोने की कोशिश कर रहा हो। वह कांपती आवाज़ में कहा, सच यही है अदिति कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ही ज़्यादा। जिस दिन हमारी पहली मुलाकात हुई थी, शायद उसी पल मेरे दिल ने तुम्हें चुन लिया था। तब मुझे न अपनी फीलिंग्स का अंदाज़ा था, न ही इस बात का इल्म कि तुम नैना भाभी की दोस्त हो और तुम्हारा भी रघुवंशियों से कोई रिश्ता है। अगस्त का चेहरा उतर गया था और उसने कहा, लेकिन जब मैंने अपने एहसास को पहचाना तो सच भी सामने आ गया। मैं चाहकर भी तुम्हें बता नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। सच बताने की हिम्मत ही नहीं हुई, और जब भी कोशिश की, तुम्हारी आंखों में सिर्फ और सिर्फ एमजे के लिए नफरत देखी, और वही नफरत मेरी जुबान पर ताला लगा देती थी। अदिति कुछ नहीं बोली, बस पत्थर बनी खामोशी से उसकी एक एक बात सुन रही थी। दूसरी तरफ फोन पर यह सब सुन रही नैना के तो होश ही उड़ गए। वह बेड पर सीधी होकर बैठ गई। उसका दिमाग चकरा रहा था। वह मन ही मन बोली, हे भगवान, ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और इस अदिति ने मुझे कुछ बताया तक नहीं। मिलेगी ना तो 2 थप्पड़ कसकर लगाऊंगी इसे। लेकिन यह भी सच है कि अदिति मिस्टर रनावत को रत्ती भर पसंद नहीं करती। उसे तो यही लगता है कि उन्होंने मेरे साथ सिर्फ गलत और ज़बरदस्ती की है। हाँ, वो सच था, पर अब तो सब कुछ बदल चुका है। इन दोनों के बीच इतनी बड़ी गलतफहमी हो गई है और मुझे भनक तक नहीं लगी। वहीं अगस्त ने एक कदम और आगे बढ़ाया। अब वो अदिति के इतना करीब था कि उसकी धड़कनें सुनाई दे रही थी। वह गिड़गिड़ाते हुए कहा, प्लीज़ अदिति, एक बार मेरी बातों पर यकीन तो करो। क्या यह सच तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? अगर मुझे तुम्हें धोखा ही देना होता तो मैं यहाँ क्यों आता? मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊँगा छिपकली। अगस्त की आवाज़ में जो तड़प थी, एक पल के लिए अदिति पिघल गई, लेकिन उसके झूठ को याद करते हुए अदिति ने एक ठंडी नज़र उस पर डाली। उसके चेहरे पर एक फीकी और कड़वी मुस्कान आई। वह तंज कसते हुए बोली, सच की बात तो तुम ना ही करो तो अच्छा है मिस्टर अगस्त, क्योंकि धोखा देना तो तुम्हारी फितरत है, बिल्कुल तुम्हारे उस दोस्त मिस्टर रनावत की तरह, जिसने नैना की लाइफ बर्बाद की। और तुम मेरी करना चाहते हो तो मैंने तुम्हें अनगिनत मौके दिए थे।
अगर तुम्हें डर था कि सच बताने से तुम मुझे खो दोगे, तो देखो आज तुम्हारे झूठ ने मुझे हमेशा के लिए तुमसे दूर कर दिया है। अब चले जाओ यहाँ से, क्योंकि मुझे इस रिश्ते में कोई इंटरेस्ट नहीं बचा है और आइंदा से मुझे छिपकली मत कहना। अगस्त का धैर्य अब पूरी तरह से टूट चुका था। उसने एक झटके में आगे बढ़कर अदिति की कमर में हाथ डाला और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अदिति इस अचानक हुए हमले के लिए रेडी नहीं थी। वो सीधे उसके चौड़े सीने से जा टकराई। उनकी सांसें एक दूसरे में उलझ रही थी। अगस्त उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए पूछा, ठीक है तो कहो, कहो कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं है। कह दो कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए कोई फीलिंग्स नहीं बची है। बोलो, क्यों नहीं समझना चाहती हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? तुम भी मेरे बिना नहीं रह सकती हो। अदिति कांपती आवाज़ में डटकर पूछी, अच्छा कितना प्यार करते हो? क्या साबित कर सकते हो कि तुम्हारा प्यार सच्चा है? अगस्त बेचैनी से कहा, हाँ बोलो, मुझे क्या करना होगा? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ। बस एक बार कहो। तुम्हें कैसे यकीन होगा कि मेरी फीलिंग्स झूठी नहीं हैं? लेकिन याद रखना अदिति, साबित करने के बाद तुम अपनी बात से मुकरोगी नहीं। अदिति की आंखों में एक अजीब सी चमक आई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा फैसला कर लिया हो। वह मुस्कुराई, नहीं मुकरूंगी, लेकिन जो भी कहूँगी वह तुम्हें करना होगा। बोलो, मंजूर है? अगस्त ने भी बिना सोचे कहा, मंजूर है, बोलो क्या करना है। वहीं फोन पर यह सब सुन रही नैना की धड़कनें अब गले तक आ गई थी। उसे एहसास हो रहा था कि अदिति कुछ ऐसा मांगने वाली है जो अगस्त और मृत्युंजय के रिश्ते की नींव हिला देगी। अदिति ने झटके से अगस्त का हाथ अपनी कमर से हटाया और 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखों में इस वक्त कोई नमी नहीं, बल्कि एक चट्टान जैसी दृढ़ता थी। उसने अगस्त की आंखों में सीधे झांकते हुए अपनी शर्तें रख दी। वह सख्त लहजे में बोली, ज़्यादा कुछ नहीं मिस्टर अगस्त, बस मेरी 2 शर्तें हैं। पहली यह कि तुम्हें मुझ में और अपने एमजे में से किसी एक को चुनना होगा। तुम्हें मेरे प्यार के लिए अपने उस दोस्त को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। आज के बाद उससे तुम्हारा कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे यह शब्द अगस्त के कानों में पड़े, कमरे की हवा जैसे थम गई। वह सन रह गया था। मृत्युंजय उसके लिए सिर्फ एक दोस्त नहीं, उसका भाई, उसका वजूद था। अगस्त अभी पहली शर्त के सदमे से उबरा भी नहीं था कि अदिति ने दूसरा वार किया। वह बोली, और मेरी दूसरी शर्त, तुम्हें मेरी दोस्त नैना को अपने उस दोस्त के चंगुल से आज़ाद करवाना होगा। तुम्हें दुनिया के सामने सच कहना होगा कि मृत्युंजय रनावत ने मेरी दोस्त नैना के साथ जबरदस्ती शादी की है, कोई लव मैरिज नहीं। अगस्त का चेहरा पीला पड़ गया। वह कांपती नज़रों से अदिति को देख रहा था। अदिति धीमी पर गहरी आवाज़ में बोली, बोलो, अगर यह कर सकते हो तो मेरा वादा है कि मैं इस रिश्ते को पूरी तरह से अपना लूँगी, अपना सब कुछ दूंगी। मैं फिर कभी तुम पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगी, कभी शक नहीं करूँगी। पूरी जिंदगी तुम पर अटूट विश्वास और सिर्फ तुमसे प्यार करूँगी। वहीं दूसरी तरफ फ़ोन पर यह सब सुन रही नैना की सांसें जैसे गले में अटक गई। अदिति, वह मन ही मन बोली, ये तूने क्या कर दिया? तूने अगस्त को ऐसी जगह खड़ा कर दिया है जहाँ से वो जो भी रास्ता चुनेगा उसकी रूह छलनी हो जाएगी। वहीं अगस्त की आंखों में नमी उतर आई थी। वह बस खामोशी से अदिति को देखता रह गया, लेकिन अदिति के चेहरे पर जरा भी सिकन नहीं थी। वह ठंडी नज़रों से अगस्त को देख रही थी। अगस्त एक गहरी सांस लिया और अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा दी। अदिति को लगा कि वह उसे छूने वाला है, तो उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। दोनों बेहद करीब थे, इतने करीब कि उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थी। दोनों की नज़रें एक दूसरे की आंखों में जमी थी, लेकिन अगले ही पल अगस्त अचानक जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगा। अदिति हैरान रह गई, उसकी भवें सिकुड़ गई। अगस्त की आंखों में आंसू थे, पर उसकी आवाज़ अब पत्थर जैसी सख्त हो चुकी थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था। वह बोला, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इतना कि तुम्हारे लिए अपनी जान दे सकता हूँ और तुम पर गंदी नज़र रखने वाले की जान ले भी सकता हूँ। इतना प्यार कि 365 दिन तुम्हारे चेहरे की याद में पूरी जिंदगी उदास गुजार सकता हूँ। मेरी हर धड़कन, हर सांस तुम्हारा नाम लेती है। वह रुका, उसका चेहरा भयानक रूप से गंभीर हो गया। वह दहाड़ते हुए बोला, लेकिन तुम पर जान देने वाला ये अगस्त
अपने एमजे के लिए तुम्हारी जैसी 100 अदिति को कुर्बान कर सकता है। अदिति का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अगस्त की आंखों में अब प्यार नहीं, एक पागलपन था। वह कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरा एमजे पूरी दुनिया में एक है, उसके लिए मुझे 100, हजारों या करोड़ों अदिति कुर्बान करनी पड़े तो यह अगस्त एक पल नहीं सोचेगा। तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़ दूं, मैं अपने भगवान को छोड़ सकता हूं, पर उसे नहीं, वह मेरा सब कुछ है। अदिति की आंखों से आंसू बहने लगे, पर अगस्त का गुस्सा अब चरम पर था। उसने एक ऐसा धमाका किया जिसने नैना और अदिति दोनों के होश उड़ा दिए। अगस्त ने कहा, चलो एक और सच बता देता हूँ तुम्हें, कुणाल मेरा भाई है। जैसे यह लफ्ज फोन की दूसरी तरफ नैना ने सुने, वह स्तब्ध रह गई। अगस्त ने अपनी बात जारी रखी, जब मैंने अपने भाई को एमजे के आगे नहीं चुना तो तुम क्या चीज़ हो? अरे मैं तो उसके लिए खुशी खुशी अपनी हर खुशी कुर्बान कर दूं, पर उसे नहीं छोड़ सकता और ना ही कभी उसके फैसले पर शक कर सकता हूं। अगस्त ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अदिति की आंखों में आंखें डालकर नफरत से बोला, बहुत प्यार करता हूं तुमसे और उसी प्यार के लिए यहाँ गिड़गिड़ाने आया था, लेकिन आज जो तुमने शर्त रखी ना, उसके बाद मुझे अपने ही प्यार से नफरत हो गई है। सच कहते हैं, तुम जैसी लड़कियां प्यार में शर्तें रखती है, विश्वास नहीं। और यदि ऐसा है ना, तो अब मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा प्यार। अगस्त के शब्द अदिति के सीने में किसी जहरीले खंजर की तरह उतर रहे थे। उसने सिसकते हुए अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और उसके आंसू बहकर उसके गालों को भिगोने लगे। अगस्त के पत्थर दिल में एक पल के लिए हुक सी उठी, उसकी रूह कांप गई, पर उसने अपने कदम पीछे खींचे और मुड़ कर निकलना चाहा। तभी अदिति की भारी और टूटी हुई आवाज़ उस कमरे में गूंजी। वह भराई हुई आवाज़ में बोली, सही कहा तुमने, तुम अपने एमजे को नहीं छोड़ सकते। तुमने अपने भाई की खुशियों को उसके आगे कुर्बान कर दिया। मेरी दोस्त के सपने और उसकी ज़िंदगी को तुम्हारे दोस्त ने पैरों तले रौंद दिया, और आज तुमने भी साबित कर दिया कि तुम्हारा प्यार, तुम्हारी परवाह, तुम्हारी वो सारी बातें सब के सब झूठे थे। अदिति ने एक गहरी और कड़वी सांस ली और अगस्त की पीठ को घूरते हुए कहा, तुमने कहा ना कि मुझ जैसी लड़कियां नफरत के लायक होती है क्योंकि वो शर्तें रखती है, तो सुन लो मिस्टर अगस्त, तुम ना तो मेरी नफरत के लायक हो और ना ही मेरे प्यार के। हमारे रास्ते आज से और इसी वक्त से अलग हैं। भूल कर भी दोबारा मेरे सामने मत आना। अगस्त की मुठ्ठियाँ भिज गई, नाखूनों ने हथेलियों को चीर दिया। उसकी आंखों में बेइंतहा दर्द था, लेकिन उसने एक बार भी पलटकर अदिति को नहीं देखा। उसने गहरी सांस ली और चुपचाप वहां से चला गया। दूसरी तरफ अपने बिस्तर पर बैठी नैना ने जैसे ही फोन काटा, उसके हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखों में भी नमी उतर आई थी। वह स्तब्ध थी, दिमाग सुन्न हो चुका था। वह बौखलाहट में बोली, हे भगवान, ये क्या हो गया? अदिति को इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई? मुझे सब कुछ साफ करना होगा। मैं उन दोनों के रिश्ते को इस तरह बिखरते हुए नहीं देख सकती। वो कमरे में टहलने लगी। अगस्त की वो आखिरी बात उसके कानों में हथौड़ों की तरह बज रही थी, कुणाल अगस्त का भाई है। अब सब मुझे समझ में आ रहा है। यहाँ तो इतना रायता फैला हुआ है कि समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से समेटना शुरू करूँ। शाम ढल चुकी थी। रनावत अंपायर का आलीशान ऑफिस। इस वक्त मृत्युंजय की उंगलियां कीबोर्ड पर थी, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। बार बार उसकी आंखों के सामने कल रात के वह लम्हे तैर रहे थे। नैना को वह पास आना, उसकी धड़कनों का शोर, और फिर वह एक पल जब दोनों के बीच की मर्यादा की दीवार ढह गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा वह चीज़ उसे काट रही थी, वह थे नैना के आखिरी शब्द। इस रिश्ते की शुरुआत आपने की थी मिस्टर रनावत, लेकिन इसे पूरी शिद्दत से अब मैं निभाऊंगी। मृत्युंजय ने झटके से अपना लैपटॉप बंद कर दिया। वह अपनी कुर्सी से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने एक सिगरेट सुलझाई और धुएं का एक गहरा कस लेकर बाहर के अंधेरे को देखने लगा। उसका चेहरा पूरी तरह भावहीन था, जैसे उसने अपनी सारी भावनाओं को किसी लोहे की तिजोरी में बंद कर दिया हो। वह सोच रहा था कि अब वो घर जाकर नैना का सामना कैसे करेगा। क्या वह उसकी आंखों में आंखें डाल पाएगा? और फिर उसे अगस्त का भी ख्याल आया। आज वह भी ऑफिस नहीं आया था। मृत्युंजय जानता था कि अगस्त उससे नाराज है, और उस नाराजगी की वजह भी वह खुद है,
मृत्युंजय एक कड़वी मुस्कान के साथ खुद से ही बोला, सब के सब मुझसे ही नाराज हुए पड़े हैं। इस अगस्त का भी कोई पता नहीं आज ऑफिस क्यों नहीं आया। उसने अपनी सिगरेट का आखिरी कस लिया और उसे एश ट्रे में कुचल दिया। उसने अपना कोट उठाया और भारी कदमों से ऑफिस से बाहर निकल गया। वही नैना की नजरें बार बार घड़ी की सुइयों और फिर मेंशन के मुख द्वार पर टिक रही थी। वह बेसब्री से मृत्युंजय का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे से मोना दाखिल हुई। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी और आंखों में नैना के लिए जहर। मोना को देखते ही नैना की भवें सिकुड़ गई और उसका मन खट्टा हो गया। वही मोना इठलाती हुई आई और सीधे नैना के पास सोफे पर बैठ गई। मोना चुभती हुई आवाज में बोली, क्या हुआ? एमजे का इंतजार कर रही हो? अपनी ये सरी हुई शक्ल बनाकर बैठने से कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अब मुझे तुम्हारी हकीकत का सच पता चल गया है। नैना की नजरें उस पर गहरी हो गई। उसने ठंडे स्वर में पूछा, कैसा सच? मोना खिलखिलाकर हंसी, एक ऐसी हंसी जो नैना के कानों में शीशे की तरह चुभ रही थी। मोना बोली, यही कि तुम्हारा और एमजे का रिश्ता महज 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। 2 महीने तो तुम काट चुकी हो, बस 10 महीने और उसके बाद यह नाटक खत्म। एमजे मेरे पास होगा और तुम इस रनावत मेंशन से धक्के मारकर बाहर निकाल दी जाओगी। यह सुनते ही नैना की आंखें नम हो गई। हालांकि उसे कॉन्ट्रैक्ट की बातें पता थी, लेकिन मोना के मुंह से इसे सुनना उसके कलेजे को चिर गया। मोना आगे बढ़ते हुए बोली, बुरा लगा सुनकर। एमजे ने आज फिर डैड से वादा किया है कि वो अपना वादा कभी नहीं तोड़ेगा। वह शादी मुझसे ही करेगा। मैंने पूरे 20 साल इंतजार किया है उसका। तुम्हें क्या लगा तुम बीच में आओगी और मैं उसे यूं ही छोड़ दूंगी? मोना की आंखों में एक अजीब सा जुनून चमकने लगा। मोना बोली, मेरा और उसका साथ तब से है जब वो पहली बार मेरे घर आया था। जब मेरी सहेलियां उसे घूरती थी तो मेरा मन करता था कि उनकी आंखें निकाल लूं। वो सिर्फ और सिर्फ मोना का है। इसलिए मैं कहती हूँ, अपना बोरिया बिस्तर अभी से बांधना शुरू कर दो। 10 महीने बाद जब तुम यहाँ से बेइज्जत होकर निकलोगी तो बहुत बुरा लगेगा। उससे अच्छा है कि अभी चली जाओ। मोना को लगा था कि कॉन्ट्रैक्ट और 10 महीने की बात सुनकर नैना टूट जाएगी, बिखर जाएगी और शायद हार मानकर कमरा छोड़ देगी। लेकिन नैना के चेहरे पर एक भी सिकन नहीं आई। उसने बड़े आराम से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांधे, अपनी पलकें झपकाई और एक ऐसी मुस्कान दी जिसने मोना के आत्मविश्वास की धज्जियां उड़ा दी। नैना शांत पर मारक अंदाज में बोली, तो तुम कह रही हो कि 10 महीने बाद मुझे इस घर से निकाल दिया जाएगा? लेकिन मोना, एक बात कहूँ, 10 महीने तो क्या, तुम 10 साल बाद भी खुद को इसी जगह पाओगी बिना अपने एमजे के। मोना का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा, पर नैना अब रुकने वाली नहीं थी। जरा सोचो मोना, जो इंसान 20 साल में तुम्हारा नहीं हुआ वो 10 महीने बाद तुम्हारा क्या ही होगा। मिस्टर रनावत ने तुम्हारे डैड से वादा किया है, जो भी वजह हो, पर वो उस वादे की इज्जत के लिए तुमसे शादी करना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि उन्हें तुम में कोई इंटरेस्ट है या वो तुमसे प्यार करते हैं। नैना मोना की आंखों में आंखें डालकर बोली, मुझे आए हुए सिर्फ 2 महीने हुए हैं, लेकिन इन 2 महीनों में मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मिस्टर रनावत तुम्हारी तरफ देखते भी हैं। और तुम ऐसी बातें करी हो जैसे तुम उनकी बाहों में बैठी हो, जबकि हकीकत यह है कि उनकी नज़रों में भी तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मोना की मुठ्ठियाँ कस गई, उसके नाखून हथेलियों में गड़ने लगे। वो कुछ बोलने ही वाली थी कि नैना ने अपना हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। नैना मुस्कुराते बोली, मोना, मेरा तो पता नहीं कि मैं 10 महीने बाद यहाँ रहूँगी या नहीं, लेकिन तुमसे एक वादा करती हूँ, मिस्टर रनावत सिर्फ और सिर्फ नैना के हैं। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। कोई उन्हें मुझसे दूर नहीं कर सकता। 10 महीने क्या, 10 साल क्या, 100 साल बाद भी उनके दिल में सिर्फ मैं ही रहूँगी। नैना की आवाज़ में अब एक अजीब सा जुनून और हक था। भले ही तुम उनसे शादी कर लो, पर तुम उन्हें कभी पा नहीं सकोगी, ना उनका प्यार, ना उन्हें खुद को, क्योंकि वह रूह से मेरे हैं। और अगर विश्वास नहीं है न मोना, तो कभी उनकी धड़कनें सुन लेना, तुम्हें वहाँ साफ साफ मेरा नाम सुनाई देगा। मोना अवाक खड़ी रह गई। नैना का यह आत्मविश्वास उसके लिए किसी तमाचे से कम नहीं था। वह कांपते होठों के साथ गुस्से में वहीं खड़ी रही। वही मेंशन के दरवाजे पर अंधेरे में एक साया खड़ा था। यह कोई और नहीं, मृत्युंजय था। उसने नैना की आखिरी कुछ बातें सुन ली थी। उनकी धड़कनों में मेरा नाम सुनाई देगा।
मृत्युंजय का हाथ अपने सीने पर गया, जहां वाकई दिल की रफ्तार नैना का नाम सुनकर तेज हो गई थी। क्या होगा कहानी में आगे, कैसी मुलाकात होगी माफिया वर्ल्ड के किंग और एमजे का, और अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताइए कि यह किंग कौन होगा। जो मेरी कहानियाँ सुन रहे हैं उन्हें पक्का पता होगा कि यह किंग कौन होने वाला है। तो मिलते हैं अगले भाग में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।